नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोलो सॉल्यूशन परिवार की तरफ से। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं परमाणु के बारे में। हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सभी कॉम्पिटेटिव जो हमारे एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम दो चीज़ों को एक कंटिन्यू करेंगे। एक यहाँ पर दो नियमों को और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला होगा हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक हमारे पास होगा स्थिर अनुपात का नियम। देखिए दोस्तों, मैं दोनों नियमों को क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों नियमों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिकॉज कि हम बात कर रहे हैं एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। और परमाणु के बारे में जब हम बात करते हैं तो रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। और रसायन विज्ञान का जो बेसमेंट है, जो बेस स्टार्ट हुआ है, इन दो नियमों पे ज्यादा डिपेंड है। मतलब ये एटम जो है ज्यादा डिपेंड जो है इन दोनों नियमों पे है। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर परमाणु होता क्या है। परमाणु को समझने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके बारे में विस्तृत हम अंदर घुसेंगे तभी आगे बढ़ते हुए आगे चलेंगे। धीरे धीरे चीजों को समझिए, बहुत अच्छी सी चीजों को समझिए। ठीक है, परमाणु की बात करते हैं या एटम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या है, पदार्थ है, मीन्स कि ये पदार्थ किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। अगर मैं इस पदार्थ को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ, मतलब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, इन टुकड़ों को भी डिवाइड करता हूँ, इनको भी डिवाइड करता हूँ, तो माना मैंने एक छोटा सा यहाँ पर पोर्शन लिया और इस पोर्शन में अगर मैं इसको देखता हूं तो इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे कण होंगे, है ना। देखिए, ये जो छोटे छोटे कण होंगे ना, ये सिमिलर मतलब एक जैसे होंगे। ये छोटे छोटे कण जो होंगे वो एक जैसे होंगे और इन्हीं छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होगा, ये पूरे के पूरे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारे पास पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, इस पूरे के अंदर यही छोटे छोटे कण हमें दिखाई देंगे। तो इन्हीं कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। मतलब कि जब हम किसी भी पदार्थ को या किसी भी पदार्थ को या तत्व को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं और उनको विभाजित करते जाते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि वो उससे ज्यादा छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं हो सकती। मतलब जैसे ये वाला कण है, अब ये वाला कण हमने यहां पर लिया, ठीक है, ये वाला कण हमने यहां पर लिया, तो ये वाला कण अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर सकते। हाँ, ये यूनिट है, ये एटम जो है ये यूनिट है किसी भी पदार्थ के। मतलब जब ये एटम आपस में जुड़ते हैं, जिस शेप में जुड़ेंगे उसी शेप का हमें क्या मिलता है, हमें कोई भी वस्तु प्राप्त होती है। अगर मैं सपोज बात कर रहा हूं, ये व्हाइट बोर्ड है, तो इस व्हाइट बोर्ड के छोटे छोटे जो एटम्स हैं, जो परमाणु आपस में जुड़े हैं और देन ये पूरा व्हाइट बोर्ड बनाया है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के लिए ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर में प्लास्टिक के छोटे छोटे अणु या एटम आपस में जुड़े हैं, देन ये प्लास्टिक का एक शेप बनाया है ना। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हमारे पास क्या होता है, ये परमाणु के केस में होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बोलते हैं, ये एटम की बात है। एटम हम समझ में आया, एटम हम किसे बोल रहे हैं, कोई भी पदार्थ जो यूनिट है, जो जिस चीज से मिलकर बना हुआ बेसिक जो यूनिट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। होपफुली ये बात आपके समझ में आई होगी। देखिए, इसी के साथ साथ अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एटम की हिस्ट्री की बात करते हैं, परमाणु के इतिहास की बात करते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे परमाणु का इतिहास, ठीक है, मैं क्यों लिख रहा हूं परमाणु का इतिहास? परमाणु का इतिहास मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में जब हम आगे आगे बढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। ठीक है, परमाणु के इतिहास की बात अगर मैं करूं तो 500 बीसी लगभग में जो भारतीय जो दार्शनिक थे, इनका नाम था कणाद। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। ये दार्शनिक थे, एक बात याद रखेंगे, साइंटिस्ट नहीं थे, ये क्या थे, दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब फिलोसोफर थे। इन्होंने उस टाइम अपने कुछ स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट में कहा इन्होंने कि अगर कोई भी पदार्थ उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा कि जो पदार्थ है उसके कण उससे ज्यादा विभाजित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, वो अविभाज्य कण हमें मिलेगा। उसी अविभाज्य कण को इन्होंने क्या बोला, उस अविभाज्य कण से मिलकर क्या बना हुआ है, ये पूरा पदार्थ बने हुए होते हैं। इसी के साथ साथ एक और हमारे पास साइंटिस्ट हुए थे यहाँ पर इंडिया में, पकुदा कात्यायान करके कुछ थे, कात्यायान। ये एनसीईआरटी की बुक, 9th की एनसीईआरटी की बुक्स में अवेलेबल है, पकुदा कात्यायान। इन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बोली, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंसेप्ट को थोड़ा उल्टा कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना हुआ होता है और जो छोटे छोटे कण हैं वही क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ को एक शेप का रूप देते हैं, एक शेप देते हैं, एक रूप देते हैं। ठीक है, ये बोला था पकुदा कात्यायान ने। इसी के साथ और भी काफी साइंटिस्ट हुए थे हमारे पास, ये हुए थे डेमोक्रेट्स, ठीक है,
डेमोक्रेट्स हुए थे और ऐसे अभी मेरे को थोड़ा एक और साइंटिस्ट हुए थे, इन्होंने भी सिमिलर काइंड ऑफ जो दार्शनिक, क्योंकि ये सारे दार्शनिक थे, ये दार्शनिक विचारधारा इनकी थी। इन्होंने बोला था कि कोई भी पदार्थ है, जब अगर किसी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो एक सीमा ऐसी आती है जहां पर जो पदार्थ के कण हैं वो अविभाज्य हो जाते हैं, मतलब वो उससे ज्यादा नहीं टूट पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अविभाज्य कण बोलते हैं। इन्होंने उनको क्या किया था, किसी ने परमाणु, किसी ने अविभाज्य कण, इस प्रकार से नाम दिया था। तो ये था परमाणु का इतिहास थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा सा बात करते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण है ना, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के नियम की हम बात कर लेते हैं कि ये क्या है। मैंने जब बोला कि केमिस्ट्री का बेसमेंट इसने इन्होंने रखा, तो ये क्या है, क्या केमिस्ट्री का बेसमेंट कैसे रखा। देखिए आप एक बात याद रख लीजिए कि ये देखिए 500 बीसी समथिंग में ये स्टेटमेंट दे दी थी कणाद ने, है ना, कणाद ने दे दी थी। लेकिन आप ये चीजें रिमेंबर कीजिए कि 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के अंत तक कोई भी प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटल रूप से कोई भी प्रयोग नहीं हुए जिसमें कि पता चले एटम क्या है। ये 18वीं शताब्दी के बाद ही रिवोल्यूशन आया, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई 18वीं शताब्दी के बाद हुई। आप भी देखिए 100 से 200 सालों में बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ है। मतलब ये जो औद्योगिकरण की क्रांतियां हुई है ना, इनके बदौलत यहाँ पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है। साइंटिस्ट बहुत बड़ी बड़ी खोजें कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कई चीजें इन्होंने यहाँ पर दे दी हैं। तो 18वीं शताब्दी में कोई प्रयोग नहीं होता, 18वीं शताब्दी के अंत तक प्रयोग स्टार्ट होने लग गया। तो यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की जब हम बात करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम, ये दोनों नियम बहुत ही ज्यादा प्रचलित वहां पर थे उस टाइम पे। तो यहां पर दो साइंटिस्ट हमारे पास हुए, एक हुए लवाजिए और एक हुए हमारे पास जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, जोसेफ प्राउस्ट। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, ये नियम दिए थे, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देख लेते हैं इनको क्या क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, एक सेकेंड है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमारे पास क्या बोलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का देखिए, द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है, ध्यान रखिए, द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, द्रव्यमान का संरक्षण हो रहा है। द्रव्यमान का संरक्षण का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, किसी भी केमिस्ट्री में या कुछ भी रिएक्शन करते हैं, तो उसमें जो हमारे पास हम एलिमेंट्स लेंगे, उनका जो द्रव्यमान होगा, जो उनका क्या होगा, मास होगा, वो जितना मास हम रिएक्टेंट में लेंगे उतना ही मास हमें कहां मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या है कहने का मतलब कि अगर हमारे पास H है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन आपस में संयोग करते हैं, अगर हमें पता है कि हमें H2O मिलता है, तो द्रव्यमान कितना होगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, है ना, द्रव्यमान हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल का द्रव्यमान होगा, वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का द्रव्यमान यहां भी होगा। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े तो इन्होंने जल बनाया, H2O बनाया। लेकिन जब हाइड्रोजन के यहां 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होंगे, है ना, जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यहां आपस में जुड़े होंगे और प्लस ऑक्सीजन उनके साथ मिला होगा, तभी तो जल बना होगा। अगर हम बोले कि सिंगल हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन से सहयोग करके तो जल कैसे बना सकता है ना। तो इस चीज को समझिए, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या था कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान जितना यहां रहा होगा, रिएक्टेंट पोजीशन में रहा होगा, अभिकारक में रहा होगा, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जितना यहां रहा होगा, उतना ही द्रव्यमान हाइड्रोजन का यहां भी होगा और ऑक्सीजन का यहां भी होगा, ठीक है। तो यही है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एग्जाम्पल के लिए एक चीज और ले लो, अब मैं इसको थोड़ा रसोई घर में लेके चलता हूं, किचन में लेके चलता हूं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है, मैंने एक चावल ले लिए, एक पॉट में मैंने चावल लिए और ये चावल है मेरे पास 1 kg, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने क्या ऐड किया, सपोज दैट मैंने इसमें दाल ऐड कर दी 2 kg, मैंने इसमें, सॉरी 2 kg तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आधा किलो मैंने इसमें क्या कर दी, दाल ऐड कर दी, ठीक है। 1/2 kg मैंने क्या कर दी, पल्सेस ऐड कर दिए। ये राइस थे हमारे पास, ये पल्सेस थे, ठीक है, पल्सेस थे। अब देखिए जब मैंने ये ऐड किया, तो अब ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि मैं पका दें, लेकिन अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, मतलब इकट्ठे कर दें, तो हमें कितना प्राप्त होगा। देखिए हमें कितना प्राप्त होगा, 1.5 kg, मतलब कि 1.5 किलो हमें क्या होगा, 1.5 किलो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा, 1.5 किलो चीजें हमें प्राप्त होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर ऐसे कैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए जो इस 1 किलो चावल का जो द्रव्यमान होगा, क्योंकि हम हैं अर्थ पे, हम हैं पृथ्वी पे, तो जो इसका द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, वो उतना ही होगा जितना अभी है, ठीक है।
और सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, अगर ये हाफ केजी मैंने दाल ली है तो इसका द्रव्यमान भी कितना होगा, उतना ही होगा जितना अभी है। हाँ, इन केस अगर ये सारी चीजें हम मून पे लेके चले, ठीक है, मून पे लेके चले, तो इनका द्रव्यमान वहां भी वही होगा, बस चेंज क्या होगा, चेंज इनका भार हो जाएगा। बस भार और द्रव्यमान में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें अंतर होते हैं और किन किन चीजों से हम इसको बहुत अच्छे से करते हुए आगे बढ़े। तो यहां पे समझ आया, 1 किलो चावल, एक आधा किलो दाल हमने आपस में मिलाई तो हमें 1.5 किलो मिल गया, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, है ना, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, पकाया नहीं हमने, नॉर्मल बोल रहा हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हमें जितना चाहिए था उतना मिल गया। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हियर, अगर हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो ये आपस में जुड़कर जल बना देते हैं। क्या बना लेते हैं, जल बना देते, जल का अणु, यहां पर एक जल का अणु हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इसी के साथ साथ स्थिर अनुपात के नियम को भी मैं आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। देखिए, स्थिर अनुपात के नियम में क्या होता है, स्थिर अनुपात के नियम में ये होता है कि अनुपात निश्चित हो जाता है। अनुपात का मतलब रेशियो, है ना, रेशियो क्या होता है, रेशियो यहां पर फिक्स हो जाता है। सपोज दैट यही एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं जल का एग्जांपल ले लूं तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ये आपस में क्या बना रहे थे, H2O बना रहे थे। देखिए, अनुपात का मतलब ये होता है कि यहां पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो तत्व है उसके कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। जो हमें प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, बस यही अनुपात को हमें देखना होता है। ये बीच में जो साइन आ जाता है, ये आ जाता है इक्वल का, इसको आप मान लीजिए, ये डायरेक्ट, ये हमारे पास क्या आ जाता है, रेशियो का साइन भी आ जाता है। देखिए, हाइड्रोजन के यहां पर मॉलिक्यूल कितने थे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन के हमारे पास मॉलिक्यूल यहां पर कितने, एक अणु हमारे पास हाइड्रोजन का है और एक अणु हमारे पास किसका है, ऑक्सीजन का है। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है तो हाइड्रोजन के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं और ऑक्सीजन का हमारे पास कितना, 1 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है, मतलब एक रेशियो में हमें मिल रहे हैं, है ना, यहां पर रेशियो भी लगा लेते हैं, है ना, एक रेशियो मिल रहे हैं, मींस प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिल रहा है, मींस यहां पर रिएक्शन में एक और एटम हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, स्थिर अनुपात का नियम। मतलब यहां पर हाइड्रोजन का एक और मॉलिक्यूल जुड़ा तो ये कितने हाइड्रोजन हो गया, अब 2H हो गया, तो 2H प्लस, अब ये रिएक्शन बन जाएगी ना हमारे पास, क्या बन जाएगी, 2H प्लस O इक्वल टू H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास स्थिर। अब देखिए यहां पर रेशियो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, रेशियो ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2:1, और यहां भी कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। तो ये था हमारा स्थिर अनुपात का नियम। इसी स्थिर अनुपात के नियम से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग को भी समझेंगे आगे और अच्छे से इनको देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और नेक्स्ट वीडियो में हम और इस चैप्टर के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और अंदर इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अगर हमारा एमसीक्यू वाला जो सीरीज भी है वो आप टेलीग्राम चैनल पे डेली ज्वाइन हो सकते हैं। डेली के हमारे 6 क्वेश्चन मॉर्निंग में आपको मिल जाते हैं, और साथ साथ में वेबसाइट पे बहुत जल्दी यहाँ पर क्वेश्चन बैंक की सीरीज आने वाली हैं, और जरूर विजिट कीजिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, धन्यवाद, जय हिंद।